आचार संहिता कब से लगने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ट्रेंडिंग में अभी यही चल रहा है। यशवंत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से दो अन्य राज्यों के जी में आचार संहिता एक साथ लगाई जाएगी। दिल्ली में पर्यवेक्षकों के साथ निर्वाचन आयोग ने बैठक कल ही की है। जी, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी जो है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो चीजें चल रही हैं तो वो भी उसको भी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यशवंत छत्तीसगढ़िया जी तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। जी। बीजेपी की जो सूची वायरल हुई है, क्या अभी की जो तारीख में ये सवाल है कि बीजेपी में हड़कंप मच गए हैं, बवाल मच गया, ऐसा चर्चा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या वो लिस्ट कायम रहेगी या फिर कोई आंशिक फेरबदल? यशवंत, एक लीक होना मैं नहीं मानता उसको, लीक कोई सूची वगैरह हुई है। जी, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता आने वाले, तूफानी दौरा बनने वाला है। यशवंत, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कोई चेहरा जी सामने नहीं लाया है मुख्यमंत्री पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और कमल निशान पे ये चुनाव लड़ने जा रही है। जी, इस बार थोड़ा आगे पीछे होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन नवंबर में मतदान हो जाएगा जी, और दिसंबर में ही गिनती होगी जी, क्योंकि 5 जनवरी के पहले नई सरकार, कांग्रेस भी पीछे नहीं है जी। प्रियंका जी का क्रेज लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। क्या राहुल से ज्यादा प्रियंका क्रेज है? मेरे को लगता है। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और एक जरूरी सूचना, चुनाव की खबर देखने और सुनने से पहले, दूल्हे साहब जहां दूल्हे सजते हैं, अब दूल्हे साहब की जो ब्रांड शोरूम है, एक और नया ब्रांड शोरूम वो खुल गया है बिलासपुर में। अभी दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव के बाद जो है नया शोरूम बिलासपुर में खुल गया है। तो बिलासपुर के जितने भी यूज़र हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारा परिवार है, उनसे निवेदन है, उनसे अनुरोध है कि आप ब्रांड शोरूम, जो नया छत्तीसगढ़ का सबसे लीडिंग क्लॉथिंग ब्रांड शोरूम है दूल्हे साहब, अब आप वहाँ पे भी जाकर खरीद सकते हैं। भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर है तो आपके लिए विशेष ऑफर मिलेगा। आप बताइएगा उन्हें, भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर है, आपने उनका विज्ञापन भिलाई टाइम्स में देखा है तो आपको विशेष छूट मिलेगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अब शुरुआत करते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 3 चीजों की। एक तो आचार संहिता कब से लगने वाला है, और दूसरी चीज भाजपा की सूची में कोई परिवर्तन तो नहीं है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस की सूची कब आ रही है। बेसब्री से दावेदारों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी इंतजार है, वो चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, और सबसे ज्यादा आम आदमी को जो इंतजार है वो है आचार संहिता को लेकर। आचार संहिता कब से लागू होने वाली है, क्योंकि सुगबुगाहट तेज हो गई है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं। तो आज हम इन तीनों विषयों को लेकर बात करेंगे, दावेदारों पर भी बात करेंगे, आचार संहिता पर बात करेंगे, आचार संहिता लगने से क्या फायदे क्या नुकसान, आम आदमी के कौन से काम अटकेंगे, कौन से काम होंगे, सारे विषयों पर। सबसे बड़ा सवाल आलोक जी बस यही है कि निर्वाचन की तैयारी शुरू हो गई आयोग की, आचार संहिता कब से लगने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ट्रेंडिंग में अभी यही चल रहा है। यशवंत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से दो अन्य राज्यों के जी में आचार संहिता एक साथ लगाई जाएगी। दिल्ली में पर्यवेक्षकों के साथ निर्वाचन आयोग ने बैठक कल ही की है। शनिवार को, शुक्रवार को बैठक की है, शुक्रवार को बैठक की है जी। और आयोग की पूरी तैयारी है। उसमें सारे ऑब्जर्वर थे, फाइनेंस वाले, सारे पूरे प्रशासनिक, पूरे राज्यों के भी पर्यवेक्षक वहाँ मौजूद थे जी। तो 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है जी। अंतिम प्रकाशन के बाद ये माना जाता है कि आचार संहिता कभी भी लगाई जा सकती है। 2018 में 5 राज्यों में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी जी। इस बार जो बैठक, अभी जो प्रारंभिक तैयारी जो दिख रही है जी, और प्रारंभिक नहीं बोलनी चाहिए, पूरी लगभग पूरी तैयारी फाइनल हो गई, तैयारी हो चुकी, सूची जारी हो चुकी, कहाँ कितने वोटर, और 9 से 10 अक्टूबर को कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 9 को आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परसों नरसों कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 9 से 10 के बीच कभी भी जी लग सकती है। तो ये तो फिर ऐसे में चुनाव की तारीख क्या हो सकती है फिर, अगर परसों और चुनाव की तारीख नवंबर जाएगी जी। पिछले समय जो था 11 और 20 नवंबर को चुनाव हुआ था जी, 18 में, उसी के आसपास जो है नवंबर में ही मतदान की तारीख आएगी। पिछले लास्ट टाइम 8 दिसंबर के आसपास गणना हुई थी, 8 दिसंबर को मतगणना हुई थी जी, मतगणना हुई और 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी। इस बार थोड़ा आगे पीछे होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन नवंबर में मतदान हो जाएगा जी, और दिसंबर में ही गिनती होगी जी, क्योंकि 5 जनवरी के पहले नई सरकार बना लेनी है, बनानी है जी जी जी। यानी कि नेताओं की जो दिवाली है वो एकदम बहुत टाइट जाने वाला है, में सब कुछ होना है दिवाली में। वो कार्यकर्ताओं के लिए भी ठीक है, वो लोगों के लिए भी ठीक है, दिवाली सबकी बननी चाहिए। हाँ, दिवाली बननी चाहिए। और
अच्छा, ये वोटर लिस्ट जारी होने के बाद समीकरण जो पार्टियों के जो है चेंज हो गए होंगे, कुछ चीजें बहुत चेंज होते हैं यशवंत जी, क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में जो टोटल वोटर्स जो हुए हैं 4 अक्टूबर को जो अंतिम प्रकाशन हुआ था जी, पुरुष वोटरों की संख्या है 1,01,20,830 जी, और महिला वोटर्स हैं 1,02,39,000। यानी कि 1.25 लाख ज्यादा महिलाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में वोटरों की ज़्यादा है जी, और सबसे बड़ी चीज़ यशवंत 18 से 19 वर्ष वाले जो नए मतदाता हैं जी, वो 7,23,000 पंजीकृत हुए हैं जी, और 18 से 22 वर्ष वाले जो पहली बार वोट डालेंगे उनकी संख्या बेहताशा है जी, 18,66,636 वोटर नए जो पहली बार जी वोट डालेंगे। ये किंग मेकर रहेंगे। आप देखिएगा पूरे राजनीतिक दलों का फोकस यूथ है 18,66,000। छत्तीसगढ़ में किसानों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करने की बात हो रही तो यूथ की हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले महीने राहुल गांधी युवा संवाद करने अपने छत्तीसगढ़ में आए थे जी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यूथ को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सीजीपीएससी के मसले पे का बड़ा इशू लेकर के बड़ा मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट अपने यहाँ हुआ। कल तक गौरीशंकर श्रीवास और ओपी चौधरी इस विषय को रेज कर रहे थे। अब आज डॉक्टर रमन सिंह ने भी लेटर लिख दिया है सीबीआई जांच की मांग के लिए सीजीपीएससी विषय पे, यानी कि कोई नेता चूक नहीं रहे सीजीपीएससी को लेकर। यूथ को साधना सबसे बड़ी चुनौती होगी जी। यूथ पे फोकस ये चुनाव रहेगा जी। महिलाओं पे तो रहेगा ही जी, लेकिन यूथ केंद्र में होंगे जी, ऐसा मेरे को, यानी कि हर दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो यूथ से कहीं कोरिलेट होगा रहेगा, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे भत्ता देने का मामला हो। कांग्रेस की सरकार ने अभी भत्ते का भी स्टार्ट किया पिछले 3-4 महीने से, तो यूथ फोकस में है। यानी बीजेपी जो है आने वाले समय में भ्रष्टाचार के जो मुद्दा उठाएगी वो यूथ से रिलेटेड रहेगी, चाहे वो सीजीपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी तो बहुत बड़ा मुद्दा है यशवंत जी, क्योंकि लाखों लोग उसकी तैयारी करते हैं राज्य में जी, और जिस तरीके से गड़बड़ी सामने आई है वो वाकई चिंताजनक है। तो यूथ इसको लेकर के चिंतित भी है। पिछले जो टीएस बाबा ने एक बयान दिया था इस विषय को लेकर, सीजीपीएससी को लेकर एक चैनल पे उन्होंने बयान दिया था कि सरकार को जांच करानी चाहिए। नहीं, जांच बिल्कुल कराई जानी चाहिए उसकी। आप पूरी लिस्ट उठा लीजिए जी, अगर मैं किसी की क्षमता योग्यता पे अपन संदेह नहीं करते कि बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं जी, ये नहीं कि कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है जी, अपने यहाँ पहले भी हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण अभी भी तो है। लेकिन अगर लिस्ट ही पूरी लिस्ट रिश्ते नातेदारों से भरी हो, शंका कहाँ वहीं तो पैदा हो रही है। संयोग 1-2 में हो सकता है जी, लेकिन पूरी लिस्ट में संयोग दिख रहा हो तो ये संदेह को जन्म देने के हाईकोर्ट ने भी पर्याप्त है। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और हाईकोर्ट ने जांच का आदेश भी किया है। पीएससी के चेयरमैन को हटाया भी गया है। कमललाल सोनवानी की जगह प्रवीण वर्मा जी दूसरे नए बने हैं जी, तो सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है, लेकिन सरकार को इसको निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। हालांकि दाऊ जी ने कह दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे, कोई कहने से नहीं होगा, जांच करा के परिणाम भी आपको टाइम पे देना पड़ेगा, पहले दिखा देना पड़ेगा, तब यूथ का भरोसा आपके साथ जुड़ेगा। भूपेश से तो भरोसा जो कायम है उसको कायम रखना पड़ेगा। जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी जी और इस पे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक यूथ आप पे भरोसा नहीं करेगा। यूथ वोटर इंपॉर्टेंट है और महिला वोटर, तो शराबबंदी भी एक विषय रहेगा महिलाओं को साधने के लिए। देखिए यशवंत, 2018 में कांग्रेस के साथ आप जीत का अंतर देखिए, मतलब 1-2-4 सीट को छोड़ दे अपन तो 20,000, 25,000, 50,000, 60,000 की जीत कांग्रेस को मिली है जी। कहीं ना कहीं उस जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है, महिलाओं की जन भागीदारी थी। शराब सामाजिक बुराई के साथ साथ राज्य को और देश को भी खोखला करने वाली बुराई है जी, और शराब के कारण, शराबबंदी के वादे के कारण गंगा जल लेकर के आपने सौगंध उठाई, बीजेपी के लिए महिला कांग्रेस ने ली थी। कांग्रेस ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी की बात कांग्रेस ने की थी जी। तो महिलाओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ था। इस बार भी शराब एक बड़ा विषय रहेगा जी, एक बड़ा मुद्दा रहेगा कहीं ना कहीं, मतलब विषय जो है महिला और यूथ से रिलेटेड बड़ा मामला है, इसलिए शराबबंदी बड़ा विषय रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि 9 या 10 तारीख को आचार संहिता जी, और नवंबर में चुनाव और 11 तारीख को इलेक्शन मतगणना हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, पता चल जाएगी इसकी सरकार बन रही है। एक और सवाल लोगों के मन में कि आचार संहिता के बीच में क्या क्या काम होते हैं क्या नहीं होते। देखिए, आम आदमी से रिलेटेड मुझे लगता है कि कोई काम रुकता होगा, कोई भी काम नहीं रुकता यशवंत, रूटीन के काम सारे होते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होती है जी, जो राजनीतिक दलों को ज्यादा प्रभावित करती है। आम आदमी कोई भी सार्वजनिक उपक्रम पे आप बिल्डिंग का उपयोग
राजनीतिक तौर पे नहीं कर सरकारी सकते, मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते, नए काम सेंक्शन नहीं होंगे, भूमि पूजन, लोकार्पण, घोषणा, जी, ये सब चीज़ों पे प्रतिबंध रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पे आप मतदाताओं को, ये सब बहुत सारी आचार संहिता रहती है, तो इसका पालन आपको करना रहता है। बाकी आपके राशन कार्ड बनेंगे, सब रूटीन के सारे आधार कार्ड बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रूटीन के जो जरूरी काम है सरकार के, जो सरकारी काम है वो सारे काम होंगे। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, इन सब का उपयोग आप चुनाव में नहीं कर पाएंगे। ये नेताओं के ज्यादा पाबंदी रहती है, नेताओं के लिए ज्यादा पाबंदी है। बाकी आम आदमी के सारे काम, रूटीन के काम होंगे, जो जरूरी है वो सारे काम होंगे। बिल्कुल। तो आचार संहिता को लेकर जो बातें कही वो लगभग सही बातें हैं। एक और सबसे बड़ा जो टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक है कि बीजेपी की जो सूची लीक हुई थी, हमने भी उस सूची पर बात की थी, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने उस पर बात की थी, सारे चैनलों ने दिखाया था, उस पर मुहर लगा दी थी कि भैया बिल्कुल ये सूची है। बीजेपी की जो सूची वायरल हुई है, क्या अभी की जो तारीख में ये सवाल है कि बीजेपी में हड़कंप मच गए है, बवाल मच गया, ऐसा चर्चा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या वो लिस्ट कायम रहेगी या फिर कोई आंशिक फेरबदल? यशवंत, एक लीक होना मैं नहीं मानता उसको, लीक कोई सूची वगैरह हुई है जी। राजनीति में समीकरण, आंकलन और अनुभव के आधार पे भी बहुत सारी बातें होती हैं जी। लीक मैं इसलिए नहीं मानता कि देश का प्रधानमंत्री जिस बैठक में मौजूद हों और नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर नेता उस बैठक में मौजूद हो, वहाँ निर्णय हुआ हो, वो कोई लीक कर सके। इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत भी लिस्ट को हो सकता है कि मार्केट में लॉन्च कर दे, बाहर लाई हो जी, तो ये लीक होने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में मोदी जी की बैठक को कोई लीक करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन नाम में फेरबदल हो इसकी भी संभावना बहुत ही कम है जी। जहाँ प्रचंड विरोध, मतलब जहाँ जन विरोध हुआ हो, जैसे आरंग में हुआ है, धरसियों में देखने को मिला कि फिल्म स्टार अनुज शर्मा का पुतला जला, वहाँ के सारे जितने दावेदार थे सारे लोगों ने लिख दिया कि हम में से किसी एक को कर दो, लेकिन हम बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कोटा में हुआ जी, कुछ जगह डोंगरगढ़ में जी, डोंगरगढ़ में तो खैर दलीय, मतलब जो प्रत्याशी लोग हैं उन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं जी। वो दुर्ग शहर में भी थोड़ा सा कुछ जगह पे दुर्ग में विरोध चल रहा है, अंदरूनी विरोध चल रहा है जी। बहुत ज्यादा कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं दिखती है, पर आंशिक फेरबदल होगा ऐसा कुछ एक आध सीटों में, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4-5 सीटों में, और बाकी सब नाम कायम, बाकी सारे नाम कायम रहेंगे। वो इसलिए लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पुराने सारे नाम दिख रहे हैं उसमें जी। 2018 में जिनके कारण आपकी सरकार गई, वो सारे लोग उम्मीदवार के तौर पे दिख रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा, क्योंकि वातावरण ऐसा बनाया गया था कि नए लोगों को अवसर मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी दूसरा कोई लाइन बनाएगी, सेकंड लाइन को मजबूत बनाएगी, तो सेकंड लाइन के लोग भी दिख रहे हैं उसमें, दिख रहे हैं, पर पुराने लोगों की संख्या ज्यादा दिख रही है, इसलिए शोर शराबा आपको नजर आएगा। लेकिन उसके पीछे भी पार्टी की कुछ रणनीति होगी बहुत। देखिए, कर्नाटक का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों को किनारे करके लड़ी, रिजल्ट विपरीत आया, तो पुराने लोगों को एक किनारे करने से पार्टी को नुकसान होता। लेकिन गुजरात में सफल हुए थे कि नए चेहरे पे? वहाँ गुजरात में नरेंद्र मोदी का खुद का प्रभाव है, यशवंत, अमित शाह का खुद का वहाँ चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ चेहरा, वहाँ कमल छाप नरेंद्र मोदी, अमित शाह महत्वपूर्ण है जी। तो इसलिए वहाँ गुजरात के नतीजे को कर्नाटक या छत्तीसगढ़ से जोड़ना ठीक नहीं है जी। लेकिन कर्नाटक में सारे पुराने सीनियर नेताओं को किनारे करके वहाँ नए लोगों को अवसर दिए, तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। सरकार रहते हुए सरकार चली गई थी जी, तो ये नुकसान भाजपा को हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी जो है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो चीजें चल रही हैं, तो वो भी, उसको भी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं यशवंत। छत्तीसगढ़िया जी तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा जी, बिना छत्तीसगढ़िया के तो संभव ही नहीं है, पार नहीं होने वाली, पार नहीं है। ये भाव जो है कण कण में जाग चुका है जी, और जो भी दल इसको किनारे करेगा उसको नुकसान होगा जी। तो वैशाली नगर से जब जो नाम सामने, जैसे रिकेश सेन, रिकेश सेन के बाद अगर मान लो पार्टी ये नाम सही है तो सही है ही, वो सही है जी। 5 बार का पार्षद है वो जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष रहा है जी। रिकेश की काबिलियत को लेकर के कहीं संदेह वाली कोई स्थिति नहीं है। और उससे बड़ी बात, देखिए, अगर एक सीट है, एक दावेदार 100 है, तो वहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी दिखेगी यशवंत, और उसी नाराजगी को तो पार्टी को ठीक करना है जी।
बाकी किस्मत का धनी यही है, आज किस्मत का प्रचंड धनी है और विपरीत परिस्थितियों अच्छे से चुनाव भी लड़ेगा यशवंत। जी। अच्छा, इसके बाद रिकेश के नाम आने के बाद कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी चेंज हो गई। हाँ, बदलना पड़ेगा कांग्रेस को। रिकेश छत्तीसगढ़िया फेस है, कांग्रेस को भी, युवा है, पार्षद है, कांग्रेस को भी इसी मतलब ग्रास रूट के आदमी के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ नाम तेजी से सामने आए कल परसों तक, मुझे लगता है 4 दिन में लालचंद वर्मा जी MIC मेंबर है, MIC 2 बार के पार्षद है जी, छत्तीसगढ़िया है, लोधी समाज से, छत्तीसगढ़िया है, लोधी समाज से हैं। दूसरा भूपेश बघेल जी से, जब भूपेश बघेल पाटन के सिर्फ विधायक हुआ करते थे, उपनेता प्रतिपक्ष थे, उस दौर में लालचंद वर्मा भूपेश बघेल जी के करीब रहे पार्टी संगठन में। लालचंद वर्मा और केशव चौबे, मैं दो ही को बहुत अच्छे से जानता था कि वो भूपेश बघेल जी के करीब है भिलाई की राजनीति, जो आज सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, आज सक्रिय रूप से दिख रहे हैं। वो आज भी पार्षद ही है, वो आज ही पार्षद है, वो बहुत ही विनम्र लड़का है, ग्राउंड का आदमी। और जब नगर निगम में जब भी मिलेंगे तो किसी न किसी का काम लिए आपको दिखेंगे। मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी है, अच्छा नाम है, सील मोहर साथ लेके चलते हैं। हाँ, साथ जेब में लेके चलते हैं वो, बिल्कुल। दूसरा लालचंद वर्मा हुए जी, मुकेश चंद्राकर जो जिला कांग्रेस छत्तीसगढ़िया फेस है, वो भी एक फेस है जी। तुलसी साहू बरसों से बेचारी संघर्षरत है जी, सारे लोग का इमोशन उसके साथ है किसी न किसी रूप में। विजय साहू छत्तीसगढ़िया, विजय साहू है, क्रेडा के सदस्य है ना। इन नामों के अलावा रीता गेरा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, काफी मेहनत, मतलब पिछले 18 महीने से मैं देख रहा हूँ, जिस दिन से वो पार्षद बनी है, रोज लगातार वैशाली नगर में मेहनत कर रही है, श्रम कार्ड या राशन कार्ड, और वो अपनी अलग, वो मतलब सब जब सारे दावेदार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं तो वो वार्डों में मेहनत कर रही है। दूसरा एक बचत बैंक बना करके, मदद बैंक बना करके भी लोगों अपना अलग ही इनिशिएटिव है वो जी। एक 5-7 दिन से, पिछले 10 दिन से इंद्रजीत सिंह छोटू का नाम भी बड़े तेजी से आगे बढ़ा है, और मुझे पता चला है कि इंद्रजीत सिंह छोटू दिल्ली में है इस समय। वो पहली बार टिकट को लेकर दिल्ली गए होंगे, अलग से जाते रहते अपने कामों की वजह से। दिल्ली देखिए, काम से जाना और राजनीति के लिए जाना, ये दोनों दिल्ली दौरे में बड़ा फर्क होता है। और पिछले दिनों जब यात्रा निकली भी आज दिल्ली में है। अच्छा जी जी जी, ये संयोग है। अच्छा, पिछले दिनों जब यात्रा निकली थी, भरोसा यात्रा, उसमें पहली बार मैं उनको सक्रिय रूप से बाइक चला रहे थे, मुकेश चंद्राकर साथ में थे। तो छोटू एक बड़ा गंभीर नाम, तो कहीं ना कहीं रिकेश के आने के बाद स्ट्रेटेजी कांग्रेस की बदलना पड़ेगा। छोटू भी यूथ आइकॉन के तौर पे है जी। तो रिकेश वर्सेस छोटू, या फिर रिकेश वर्सेस लालचंद वर्मा, मुकेश चंद्राकर, ऐसा मुकाबला आपको दिख सकता है। बाकी चीजें जैसे जो सामने आ रही है, इस लिस्ट के अलावा बाकी और कई जगहों पे चेंजेस के मुझे लगता है कुछ आसार नजर नहीं आते हैं, और अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। आरंग बता दिए, अपन धरसीवा बता दिए, कोटा है ना। धरसीवा में तो मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, वहाँ पे मनमोहन सिंह ठाकुर भी दावेदारी ठोक दिए हैं। अनुज शर्मा के साथ पिक्चर आपने देखी होगी, जन भूलो मवाबला पिक्चर बनवारी, जो पहली पिक्चर आई थी मोर छैया हुई, हाँ वो तो है, लेकिन जन भूलो मवाब में ना विलेन का रोल किया मनमोहन सिंह ठाकुर, बनवारी मोर छैया हुई में मनमोहन सिंह ठाकुर दिखे हैं मेरे ख्याल जी जी। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ 36 का आंकड़ा हो गया है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले। वो पहला सीट है जहाँ पे हीरो वर्सेस विलेन, रियल में भी और रील में भी जी। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता आने वाले, तूफानी दौरा बनने वाला है। यशवंत, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कोई चेहरा जी सामने नहीं लाया है मुख्यमंत्री पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और कमल निशान पे ये चुनाव लड़ने जा रही है जी। मतलब सामूहिक नेतृत्व का एक भाव है जी, और नरेंद्र मोदी का चेहरा है जी। मुझे जो यहाँ से जो अपने प्रदेश मुख्यालय से जो प्रस्ताव गया है, नरेंद्र मोदी जी की 5 संभागों में फिर से, तो अभी तो 2-3 कवर कर ही लिए हैं वो। आचार संहिता लगने के बाद जो चुनाव का दौर शुरू होगा, तो 5 सभाएं नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हैं जी। दूसरा नाम अगर कोई है तो यूपी के सीएम हैं जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा तो आ ही रहे हैं। ये 4 लोग ही डिमांडिंग है बीजेपी में। और कुछ जगहों पे स्मृति ईरानी की बात करते हैं। स्मृति ईरानी नहीं, लेकिन योगी और मोदी जी की चर्चा सर्वाधिक है। अमित शाह जी को भी लोग सुनना चाहते हैं जी। तो ये मतलब भाजपा की तरफ से प्रमुख चेहरे हैं। हो सकता है एक संभाग में, एक दुर्ग जिले की कोई कांग्रेस यशवंत, कांग्रेस भी पीछे नहीं है जी। प्रियंका जी का क्रेज लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। क्या राहुल से ज्यादा प्रियंका क्रेज है? मेरे को लगता है जी, लोग ऐसा बोलते हैं। राहुल की बजाय प्रियंका को लोग देखना सुनना अधिक पसंद करते हैं। अपने कांकेर में कल की सभा थी, कल की भीड़ अच्छी थी। अपने भिलाई में भी 21 सितंबर को सभा हुई है ना, तो 1.5 लाख महिलाएं यहीं इकट्ठे थे। तो प्रियंका जी को लोग देखना सुना,
पसंद करते हैं, राहुल भी पसंदीदा हैं जी। और एक चीज देखना कि छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी को लेकर के एक श्रद्धा जैसा भाव है। लोग मानते हैं उनको, लोग सोनिया गांधी को भी बहुत पसंद करते हैं जी। तो सोनिया गांधी की भी डिमांड है। अब छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी जी की सभा होगी कि ये नहीं होगी मैं नहीं जानता जी। स्वास्थ्यगत कारणों से कर्नाटक में एक आखिरी सभा करने गई थी वो जी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि सोनिया गांधी भी छत्तीसगढ़ में डिमांड हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं उनकी 2 सभा अटेंड किया हूँ, दोनों सभा जब वो बोलना शुरू करते ना लोग चले जाते हैं। हाँ, यशवंत खड़गे जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भाषागत दिक्कत हो सकती है। भाव अच्छे हैं जी और लगातार इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए जगह जगह जा रहे हैं। अपने राजनांदगांव गए, सरगुजा में देखा मैं उनको, आपके सागरा में देखा था, है ना, तो बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं। सागरा में नहीं, माफ कीजिए जी, ठेकुआ में था, राजनांदगांव ठेकुआ में हुआ था और रायगढ़ में अभी परसों सभा थी उनकी जी। तो खड़गे जी मेहनत कर रहे हैं। भाषागत थोड़ी परेशानियां हो सकती है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को समझाने में सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन खड़गे जी लगातार मेहनत कर रहे हैं जी। बाकी आने वाले दिनों में कांग्रेस के टिकट को लेकर के ऐसा है जैसे उनके कांग्रेस में कल बैठक है हाउस में, फिर से CWC की बैठक, आज TS बाबा गए हैं, संभवतः वो बैठक भी हो सकती है, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में है तो लगभग नाम पे सहमति बन जाएगी। बाकी और एक लिस्ट भी वायरल हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। अपन लोग पहले भी नाम बता चुके हैं, वही लगभग ऊपर नीचे वही नाम है जी। बाकी एक और बड़ा सवाल है, बीजेपी की टिकट कब आएगी, कांग्रेस की टिकट कब आएगी, ये भी सवाल पूछते हैं हमसे भी, आपसे भी लगातार पूछते हैं। वो लगातार ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी की तो लगभग लिस्ट तैयार हो चुकी है, कभी भी आ सकती है ऐसा कहना है, लेकिन नवरात्र का समय ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो नवरात्र में 4-5 दिन का पितर पक्ष हो जाएगी जी। शैलजा जी ने कहा है कि 9 तारीख को हम एक लिस्ट दे देंगे, लेकिन वो कुल मिला के नवरात्र के पहले दिन के आसपास आचार संहिता लगने के बाद आगे 4-5 दिन और लिस्ट सामने आएगी ऐसा बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सारी जरूरी जो विषय थे, जो जरूरी ट्रेंडिंग विषय थे, उस पर हमारी बातचीत हो गई है। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी पॉलिटिकल चर्चा होंगे वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दूल्हे की तैयारी करें, यानी कि शादी वादी होने वाली है, तो भैया आप विजिट कर लीजिए। दुर्ग, भिलाई, रायपुर के अलावा बिलासपुर में भी इनके शोरूम खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर लीडिंग जो है शोरूम है, ब्रांड शोरूम है, तो आप विजिट करिए। दूल्हे साहब ने ये चुनाव की यात्रा, चुनाव की खबरों को स्पॉन्सर किया है, तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद। जय जवाहर।